उमा महेश को नमन और आप सभी को मेरा सादर जय महेश। और आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, उसकी भी आपको सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास समिति द्वारा जो कि आज का हमारा कार्यक्रम है, छूलो आसमां के मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हमारे अपने भाई श्री संदीप जी काबरा, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर जवाहर जी बिहानी, संगठन की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, समिति प्रमुख मंगल जी मर्दा और हमारी प्रभारी नम्रता जी, सभी आंचलिक संयोजिकाएं, प्रादेशिक जिला स्थानीय संगठन की सभी बहनों, आप सभी को मेरा नमन वंदन अभिवादन। जैसा कि अभी कार्यकर्ता और व्यक्तित्व विकास समिति की हमें क्यों जरूरत महसूस हुई, अभी आप प्रकाश डाला हमारी नम्रता ने, और वास्तव में हमारी यही सोच थी समिति के पीछे कि हमारे पदाधिकारी पदों पर आ जाते हैं, परंतु उनको कई बार जानकारी नहीं होती है कि विधान के अनुसार, नियमों के अनुरूप हमको किस तरह कार्य करना है। वैसे तो हमारा अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन श्रृंखलाबद्ध संगठन है, परंतु हम अपनी बात को टॉप टू बॉटम यानी कि रूट लेवल तक कैसे पहुंचाएं, तो इसमें हमने यही सोचा। और हमारे जो पूर्व यानी कि निवर्तमान जो पदाधिकारी होते हैं, किस तरह से आगे आने वाले पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को अपनी गाइडेंस में उनके अधिकार कर्तव्य क्या हों उनकी जानकारी दे। इसमें कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे मोटिवेशनल है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं, तो कई सारे कार्यक्रम आते हैं। इसमें हमारा यही है कि स्वयं बने और बनाए, यानी कि आगे कार्यकर्ताओं की टीम को हमें तैयार करना है, जिनको पूरी जानकारी हो कि प्रोटोकॉल क्या होता है, विधान के अनुसार हमें क्या काम करना है। तो उस तरह की सारी जानकारियां इस समिति के अंतर्गत बहुत ही सुंदर तरीके से की जा रही है। और इसमें आपने भी सुना कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस समिति के अंतर्गत हमने बनाया। जैसे कि संगठन की तरक्की के लिए नेतृत्वकर्ताओं का विचारवान होना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसको करने से क्या लाभ मिलने वाला है। और यही काम जो कि आज नाम से ही प्रतीत हो रहा है, छूलो आसमां, जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है कि बहुत बार फूल और पत्तियों को जब तक निचोड़ा या मसला नहीं जाता, खुशबू नहीं आती। उसी तरह से अंदर छिपी हुई प्रतिभा जब तक नजर नहीं आती, जब तक कि उसे बाहर नहीं निकाला जाता। कितने ही गुण, अनमोल योग्यताएं हमारे भीतर हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को निखार कर चार चांद लगा सकती है। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो हमने व्यक्तित्व विकास, मोटिवेशनल और जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, इस समिति के अंतर्गत हमारी बहनों का जो व्यक्तित्व का विकास हो सके और वो निखर के कार्य कर सके, इस अंतर हम यही कर रहे हैं। भगवान महेश की कृपा से बहनों, आप सभी के सामूहिक प्रयासों से द्वादश सत्र के जो कार्य है सफलता के आयाम छू रहे हैं। आप सभी की उत्साह, उमंग, मेहनत देखते ही बनती है। मैं आप सभी के कार्यों को नमन करती हूँ एवं साधुवाद प्रेषित करती हूँ। जैसा कि बहनों, अभी संगठन की हमने वर्ष 2021 के प्रस्तावित भ्रमण और आंचलिक जो हमारे अधिवेशन होने वाले हैं, उनकी पूरी जानकारी, दिशा निर्देश आपको प्रेषित किए थे। अब हमारा यही सोच है कि हम इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि हमारे आंचलिक पदाधिकारी हैं, हमारे उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री हैं, जो कि अपने अपने अंचल के अंदर भ्रमण करने वाले हैं, और उन भ्रमण के दौरान जो हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं, उनको भी वो कार्य में संपादित करने वाले हैं, और उसकी बहुत ही सुंदर तरीके से रिपोर्ट बनकर राष्ट्रीय संगठन पर के पास आने वाली है। परंतु
18 जनवरी के बाद एक बार समितियों के कार्यक्रमों को थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा, कारण कि हमारी समितियां बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, बढ़ चढ़ के कर रही हैं। लेकिन अभी जो हमने एक भ्रमण का आयोजन किया है और ये वर्चुअल भ्रमण है, तो इसमें कुछ हमने अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और जब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आए, जबकि उनको कुछ समय के लिए थोड़ा सा चिंतन के लिए हम समय देंगे। तो इसीलिए मेरा आप सभी समितियों से निवेदन है कि 18 तारीख के बाद, 18 तारीख तक हमारे अभी कार्यक्रम है, उसके बाद एक बार हम समितियों के कार्यक्रमों को 1 महीने के लिए रोक दें। परंतु जब हमारे शुरू होंगे तब हमारी समितियों के कार्यक्रम शुभारंभ होंगे, वापस चालू होंगे। तो कुछ जानकारियां मैं आपको आगे के लिए देना चाह रही हूँ कि जैसे 15 जनवरी को एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम एक और हमारा इसी समिति के अंतर्गत होने जा रहा है। उसमें लॉयन क्वेस्ट का एम्पावरिंग माइंड इन रीचिंग लाइफ, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसमें तेजी से बदलते जीवन के साथ हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ समाधानों की तलाश कर रहा है, जिसके साथ हम खुद को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में हमें खुशियां भी मिले और हमें शांति भी मिले। तो वो किस तरह से मिल सकती है, उसके लिए किस तरह का सामाजिक वातावरण हम तैयार कर सकते हैं और उस सामाजिक दायरे के अंदर हम अपनी जिम्मेदारियों को भी किस तरह से बखूबी निभा सकते हैं। तो समृद्ध मन, समृद्ध जीवन वह मंच है जो हमारा हाथ थामने के लिए तैयार है और ये मंच हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां हमें सब चीजों के उत्तर मिलेंगे और सकारात्मक लक्ष्यों की तरफ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बहनों, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और 15 तारीख को, 15 जनवरी को इसी समय ये हमारे ये कार्यक्रम हमारा रहेगा। इसी तरह से 16, 17 और 18 तारीख को हमारी जो कंप्यूटर समिति के अंतर्गत बी स्मार्ट विद ए स्मार्टफोन की त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है और बड़ी खुशी का समय है कि 16 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सभापति जी भी हमारे साथ होंगे और विशेष रूप से जो हमारा महासभा का जो अभी संपर्क ऐप सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है, वो हमारी बहनों द्वारा बहनों को जानकारी दी जाएगी कि इसको किस तरह से, इस ऐप से हमको जुड़कर हम किस तरह से सेवाएं दे सकते हैं और इसकी महासभा की योजनाओं के हम लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें बहनों बहुत जरूरी है ये ऐप से जुड़ना और इसको सीखना और अपने अपने एरिया में, यानी कि अगर आप जिला अध्यक्ष हैं तो अपनी तहसीलों में, अपनी छोटी छोटी जगहों पर इस चीज को हमें प्रसारित करना है। और इसी के साथ जूम ऐप का भी जानकारी इसमें दी जाएगी। और 17-18 जनवरी को हमने जूम पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो कि अभी आपने देखा हमारे 27 प्रदेशों का पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था, उस समय ये बात आई थी कि हमें यह नहीं आता है। तो बहनों, इसीलिए हमने ये लक्ष्य लिया है कि हमारी एक एक बहनों को पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, फोटो का कोलार्ज किस तरह से बनाया जाना चाहिए वो आना चाहिए। दूसरा, जो कि हम फॉर्मेट आपको भेज चुके हैं उसमें किस तरह से रिपोर्ट बनकर आए, वो स्मार्टफोन के तहत आपको रिपोर्ट जो फॉर्मेट है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन पर ही उसी फॉर्मेट के अंदर किस तरह से टाइप करके हमको वो रिपोर्ट भेज सकते हैं, वो भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। इसी के साथ यूट्यूब चैनल और हमारी विद्या ई लर्निंग की भी आपको जानकारी दी जाएगी। ये जो भी जानकारियां हैं ये बहनों बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे रोज के कार्यक्रमों में, जैसा कि अभी ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, इसमें बहुत जरूरी है कि हम किसी भी प्रोफेशनल का सहारा नहीं लेके हमारी बहनें खुद ही इसको सीखे और आगे की ओर प्रशस्त हो। कुछ कार्यक्रमों की जानकारियां मैंने आपको दी और कार्यक्रम हमारे मुख्य वक्ता के रूप में और अतिथि के रूप में हमारे भाई हमारे बीच में हैं, तो हम उन्हें सुनेंगे। और जैसा कि अंत में 2 लाइन बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बहनों, वर्क प्लानिंग इस तरह कीजिए, वर्क की प्लानिंग इस तरह कीजिए
कि सफलता आपके लिए अनिवार्य हो जाए, सफलता आपके लिए अनिवार्य हो जाए। खरगोश और कछुए की कहानी से प्रेरणा लेकर, खरगोश और कछुए की कहानी से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता आपके कदमों भी होगी। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद आशा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कर्मठ एवं जुझारू श्री संदीप जी काबरा, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री हैं एवं गत सत्र में आप संगठन मंत्री के पद को शोभायमान किया था आपने। आपके नेतृत्व में जोधपुर का अधिवेशन बहुत ही सफल रहा था। तो ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री संदीप जी काबरा। नमस्कार। महिला संगठन द्वारा आयोजित व्यक्तित्व एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति के अंतर्गत इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित आदरणीय मेरी बड़ी बहन आशा जी, बहन मंजू जी बांगर, आदरणीय मंगला दीदी, ज्योति जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका बहन नमिता जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए डॉक्टर जवाहर जी और अन्य सभी हमारी वरिष्ठ जितनी भी महिला संगठन की पूर्व अध्यक्षाएं हैं, जो हमारी वरिष्ठ नेत्रियां हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना के साथ आज बहुत पवित्र दिन है, स्वामी जी की जयंती है, बड़े पवित्र दिन आपने ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ जिस महिला संगठन ने पिछले सत्र में 2 बार अपना नाम, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कई जगह कहता हूँ कि देश के किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वुमेन विंग इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो सकता जिसने अपने एक सत्र में 2 बार अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया और दूसरे सत्र के आरंभ में आपने गोल्डन बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। ये हमारे कार्यों का विश्वव्यापी सर्टिफिकेशन है कि हम अपने कामों को नीचे तक किस तरह से ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई भी इस तरह से हमारे को सर्टिफाई नहीं कर सकता। उसके लिए मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लंबे समय से इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे समाज की सामान्य बहनों ने गांव शहर ढानी में बैठकर अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली जो किया है, वर्चुअल इस सब माध्यम से जितने कार्यक्रमों की श्रृंखला महिला संगठन ने अपने हाथ में ली है, मैं समझता हूँ वो रिकॉर्ड है। यदि हम फिजिकली भी घूमते तो शायद इस लेवल पर समाज के साथ, बहनों के साथ, परिवारों के साथ कनेक्ट नहीं बना पाते जितना कनेक्ट हमने वर्चुअल माध्यम से देश दुनिया में बनाया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हमने कोरोना की आपदा में महिला संगठन ने एक अवसर के रूप में काम किया। अभी महासभा की कार्य समिति और कार्यकारी मंडल की मीटिंग में जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन, आपकी सारी समितियों के कार्यों का जो सिंहावलोकन आपने महासभा की कार्य समिति और कार्यकारी मंडल में रखा, उसको देखकर ये कह सकता हूँ कि उसके बाद में देश के कई क्षेत्रों से कई सारे समाज बंधुओं ने इस बात की बधाई प्रेषित की। वो बधाई आज मैं सबकी ओर से आप सबको प्रेषित करना चाहता हूँ कि महिला संगठन ने इस सत्र में 1 वर्ष में अभूतपूर्व काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों को, आपके सभी नेतृत्वकर्ताओं को और आपके सभी पूर्व अध्यक्षों को मैं हृदयपूर्वक वंदन करना चाहता हूँ, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज का जो विषय है, उस विषय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने बहुत विस्तार से कार्य योजना के साथ बहन नम्रता जी ने सारी बात को बताया। मैं समझता हूँ महिला संगठन में काम करना महिलाओं के लिए एक दोहरी जिम्मेवारी है। अपने परिवार के साथ काम करना, कुछ महिलाएं गृहिणी भी हैं, कुछ महिलाएं व्यवसायिक काम में भी लगी हुई हैं, उन सब के साथ समय निकालकर समाज के लिए काम करना दोहरी जिम्मेवारी की तरह है। लेकिन आप ये मान लें, किसी समाज के परिवर्तन के लिए, किसी देश के परिवर्तन के लिए, देश में वैचारिक परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए जब महिलाएं संकल्प लेती है, महिलाएं अंगड़ाई लेती है, तो निश्चित रूप से
वो चीज फलीभूत होती है, वो सार्थक होती है। देश दुनिया में जहां भी बदल हुआ है, सामाजिक चिंतन में जहां बदल हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है, क्योंकि आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी महिलाएं यदि ठान ले, परिवार में यदि किसी बात को प्रस्तावित करना हो, किसी नियम को स्थापित करना हो, तो सबसे सरल माध्यम है महिलाएं अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए परिवार में किसी भी विषय को, किसी भी चीज को, उसको शुरू करवा सकती है, उस काम को करवा सकती है, उस कराने की स्थिति में वो रहती है। आज हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो विकास का जितना भी हम सपना देख रहे हैं, जो विकास हमने अब तक देखा है, उसका यदि 100% श्रेय है तो मैं मानता हूं हमारी महिलाओं ने अपने कामों में, अपने विचारों में बहुत तेजी से परिवर्तन किया। आज जिस चीज को मैं महसूस करता हूं, महिला संगठन के सामने भी, युवा संगठन के सामने भी, नए पढ़े लिखे प्रोफेशनल बच्चे, क्योंकि महिला संगठन में भी जिस उम्र में हमारी मातृशक्ति जुड़ती है, वो ऐसी उम्र होती है जिसमें करियर की चिंता होती है, उसके बाद में विवाह सगाई के बाद में परिवार की चिंता, उस सब में एक बहुत बड़ा समय निकलने के बाद में हम समाज को समय नहीं दे पाते। जो लोग प्रोफेशनली सफल होकर बहुत बड़े बड़े पदों पर चले गए, उन लोगों के साथ भी ये होता है कि वो बहुत ज्यादा अपना समय समाज को नहीं दे पाते। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे महिला संगठन ने इस तरह के आयामों पर काम किया है कि आने वाले समय में, मैं अब यहाँ देखता हूँ जैसे आज के 10-15 साल पहले जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, वहां महिला संगठन की जो स्थिति थी और आज महिला संगठन की जो स्थिति है, मैं सोचता हूँ यहाँ के लोगों ने भी काम किया, केंद्रीय नेतृत्व ने भी इतना बढ़िया काम, इतने डिफरेंट आयामों पर आप लोगों ने काम किया कि समाज की नई महिलाएं जुड़ रही हैं। आने वाले समय में जो आपने वर्चुअल भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है, महासभा की योजनाओं को पूर्ति करने के लिए जो आपने संकल्प दोहराया है, उसके बारे में मैं केवल इतना कह सकता हूं, मुंबई बैठक में महिला संगठन की सभी वर्तमान सत्र की पदाधिकारीगण और निवर्तमान अध्यक्षाएं बैठक में मौजूद थी। जो थे उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा जितनी भी योजनाएं चलाती है, जितने भी सेवा के प्रकल्प चलाते हैं, उस सबका 100% यदि उपयोग और उपयोगिता है तो वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए। उन सभी कार्यों में आप सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका को निभाएं। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने कहा कि संपर्क ऐप के माध्यम से 16 तारीख को आप जो कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें श्रद्धेय सभापति भी सम्मिलित होने वाले हैं, आप सब लोग समय समय पर समाज और संगठन और हमारी मूल भावना के लिए काम करने, अपने संकल्प के साथ यदि काम करते रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हमको समाज की एक परिवर्तित तस्वीर देखने को मिलेगी। समाज का एक परिवर्तित स्वरूप देश दुनिया के सामने होगा। महेश्वरी समाज दुनिया में बुद्धिमान समाज के नाते जाना जाता है। अपनी ताकत, क्षमता के कारण हमारा एक विशिष्ट स्थान है। उस विशिष्टता को बरकरार रखने के साथ हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भजन और हमारे मूल चिंतन और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेवारी मैं समझता हूँ महिला संगठन की है, हमारी मातृशक्ति की। और उस ओर आप तेजी से काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आप सभी, प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है, आज की तारीख में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जिनकी बड़ी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, जो बड़े बड़े व्यक्तित्व, जो बड़े बड़े इस तरह के सफलतम लोग हैं, उन लोगों को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल पार्टी में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, कॉर्पोरेट्स में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से सामाजिक संगठन में भी कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता का दायित्व हमारी समाज के प्रति समझ, चिंतन, देश के प्रति समझ, चिंतन, इन सब का विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण के माध्यम से ही हो सकता है। मैं समझता हूँ आज का कार्यक्रम सफल रहेगा। जितना भी आप सब लोग चिंता, चर्चा, चिंतन करेंगे, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, हमारी बहनें अपने अपने क्षेत्र और घरों में लेकर हमारे समाज के परिवर्तन के लिए, इस देश के सेवा और विकास के लिए काम की ओर अग्रसर होगी। पुनश्च आप सब लोगों ने बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पूरी महिला संगठन के सभी लोगों के प्रति प्रणाम वंदन करते हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जय महेश, जय स्वदेश। धन्यवाद संदीप जी, हमारे छोटे से निवेदन पर आप पधारे और आज वर्किंग डे में भी आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
गत माह में हमने एक टॉक शो का आयोजन किया था हमारी सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, जिसमें विधान, प्रोटोकॉल, रिपोर्टिंग आदि सभी विषयों का समाधान किया गया था। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वर्तमान पदाधिकारियों से कुछ जिज्ञासाओं का समाधान हम चाहेंगे। इसमें मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी को, जिनसे रूबरू होंगी हमारी मध्यांचल सह प्रभारी मधु जी राठ। धन्यवाद नम्रता जी। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आशा जी आपको भी जय श्री कृष्ण। जैसा कि जय श्री कृष्ण। जैसा कि सभी जानते हैं कि आपकी टैगलाइन है मेरी टीम मेरा हौसला। उसी के आधार पर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि टीम बिल्डिंग एक बहुत गहरा शब्द है, लेकिन इसको वास्तविकता में यथार्थ बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? मधु जी, टीम बिल्डिंग वास्तव में बहुत गहरा शब्द है, जैसा कि आपने बोला है। और ये टीम की ताकत जो होती है, ये कार्यकर्ता होते हैं जो कि समिति की एक बेशकीमती धरोहर है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम व्यवसायिक ले लें, खेल जगत ले लें, सामाजिक ले लें, धार्मिक ले लें, उससे जुड़े कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होती है उसका सीधा साधा संबंध संगठन की सफलता पर निर्भर करता है। और एक सफल जो लीडर होता है वो एक अगर जो सफल टीम बनाता है वो एक बहुत ही कठिन कार्य है। जब लीडर द्वारा टीम बनाई जाती है तब उस सदस्य को जो काम आप देते हैं वो एक सूक्ष्म दृष्टि अगर लीडर की होती है कि वो कार्यकर्ता जिस काम में सक्षम हो, अगर उसको वो ही जवाबदारी हम सौंपे तो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी टीम बनकर तैयार होती है। और इसके अंदर मैं यही कहना चाहूंगी कि लीडर की इसमें सूक्ष्म दृष्टि जरूरी है। और आज अगर मैं कहूँ कि मैं अकेले ही सब काम कर सकती हूँ तो कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को चला सकता है, स्वयं का विकास कर सकता है, अपने परिवार का विकास कर सकता है, लेकिन अगर किसी समुदाय का या किसी संगठन का अगर हमें नेतृत्व करना है तो बिना टीम बिल्डिंग के कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए टीम से कार्य करना बहुत आवश्यक है और पूरा श्रेय टीम को ही जाता है। बहुत सुंदर, कितने अच्छे तरह से आपने बता दिया आंटी। आई एम श्योर सबको ये बात अब थोड़ा क्लियर होगी। मेरा दूसरा प्रश्न है, कई प्रदेशों में राष्ट्रीय पदाधिकारी व प्रदेश पदाधिकारी मतलब भूतपूर्व एवं निवृत्तमान भी निवास करते हैं। किसी भी स्तर की बैठकों के लिए इन सभी के लिए क्या नियम होने चाहिए? इसमें मधु जी ऐसा है कि हमारा जो भी श्रृंखलाबद्ध संगठन है और उसके अंतर्गत जो भी हमारे पदाधिकारी आते हैं, डिपेंड करता है वो पदाधिकारी सेंट्रल पोस्ट के हैं या जैसे जो हाई पोस्ट यानी सह प्रभारी हैं या कुछ हमारे जैसे संयुक्त मंत्री, डिपेंड करता है कि आपके पदाधिकारी किस तरह के हैं। परंतु सभी पदाधिकारियों को हमें अपनी मीटिंग्स में या अपने कार्यक्रमों में एकदम सम्मानपूर्वक बुलाना चाहिए। फोन करें आप, एक बार कई बार क्या होता है कि हम एक सर्कुलर डाल देते हैं और सर्कुलर से हम सोचते हैं कि हमारे पदाधिकारी सर्कुलर डालें, लेकिन उसके साथ वो निवर्तमान जो पदाधिकारी होते हैं या एक प्रेजेंट जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, इनको फोन करके सम्मान पूर्वक हमें बुलाना चाहिए और जिस तरह की जो पद है उसके अनुसार हमें उन्हें मंच भी देना चाहिए और बोलने का भी मौका दिया जाना चाहिए। जी। और एक प्रश्न और आया है आशा जी, प्रदेश, जिला अथवा तहसील किसी भी स्तर पर होने वाली बैठकों में अंतराल कितना होना चाहिए? मतलब मैं वर्चुअल मीटिंग्स की भी बात कर रही हूँ, फिजिकल मीटिंग्स की भी बात कर रही हूँ। इसमें मैं मधु जी ये कहना चाहूंगी कि जो तहसील और स्थानीय जो संगठन होते हैं, वास्तव में वो संगठन में हम हमेशा जोड़ने का काम करते हैं कि हमारी जागृति आए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। तो पहला हमारा ये होता है, जब जिला और प्रदेश जो होता है हमारे, उसके अंदर हमें सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, व्यवसायिक
कार्यक्रम मनोरंजन के सब तरह के लिए, लेकिन सेवा की भावना या मानवता की सेवा के कार्य ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि मीटिंग में कितना गैप होना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि स्थानीय संगठन की जो मीटिंग है या तहसील स्तर की, वो तो हमको हर महीने करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को जोड़ने का काम होता है। लेकिन जो जिला और प्रदेश की मीटिंग्स होती है, उसमें कम से भी कम 3 महीने का अंतराल होना चाहिए, जो कि हमारा विधान भी कहता है। और इसमें सूचना जो जाए 1 महीने पहले, अभी जो सामान्य काल है उसमें 1 महीने पहले हमको सूचना देनी चाहिए, और 15 दिन पहले हमें कार्य सूची यानी कि जो एजेंडा हम बोलते हैं मीटिंग का, वो हमें भेजना चाहिए। परंतु अभी सारी बैठकें वर्चुअल हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही है, तो इसमें हम 15 दिन पहले भी सूचना भेज सकते हैं और 7 दिन पूर्व हमारी कार्यसूची भेजी जा सकती है। परंतु पूर्व निर्धारित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल मीटिंग कर रहे हैं और आज हम सूचना भेज रहे हैं, ये पूर्व निर्धारित होना चाहिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद आशा जी। यकीनन मैं समझती हूँ कि आपके समझाने से बहुत सारे मन की शंकाएं दूर हो गई होंगी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ को, और इनसे रूबरू होने जा रही हैं दक्षिणांचल सह प्रभारी शोभा जी भूतड़ा। शोभा जी। शोभा जी। हाँ, आ गए, ज्वाइन हो गए। धन्यवाद मंजू जी। मैं आपसे एक मिनट, सॉरी। शोभा जी आप म्यूट हो गए हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जी, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। धन्यवाद मधु जी। मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं मंजू दीदी से पूछना चाहती हूँ कि इस समिति का नाम व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति है। इसके तहत कुकिंग क्लास, ब्यूटी टिप्स, नशा मुक्ति कार्यक्रम समिति के अंतर्गत हो रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम क्या इस समिति के अंदर आते हैं? कृपया प्रकाश डालिए। धन्यवाद शोभा जी। सबसे पहले तो मैं सभी उमा महेश बोलती हूँ, और आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति का पर्व समीपी है, और मुझे 2 लाइन जरूर याद आ रही है कि हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। और आज छू लो आसमान कार्यक्रम के लिए आपकी समिति को मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ। प्रमुख मंगल जी तथा समिति प्रभारी नम्रता जी और आपकी पूरी टीम, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और सभी उपस्थित बहनों का सम्मान करती हूँ। प्रश्न बहुत सामयिक है, और जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी एक कौतूहलता बनी हुई थी कि व्यक्तित्व विकास में हम ब्यूटी टिप्स या कुकिंग क्लासेस या आर्ट क्लासेस, ये आपने बताया, ये काम क्यों हम इसको अपने व्यक्तित्व विकास समिति के माध्यम से लेते हैं। देखिए, व्यक्तित्व अपना, इसने सच कहा है कि व्यक्तित्व अपना नमक जैसा बनाइए। यदि आप उपस्थित रहें, इसका भले ही पता न चले, पर यदि आप अनुपस्थित हो तो आपकी अनुपस्थिति का आभास सबको हमेशा होना चाहिए। कि हर लड़ाई लड़कर ही नहीं जीती जाती, आपके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है, और व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया अनेक तत्वों पर प्रभावित होती है। उसमें प्रमुख तत्व है आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व सबको प्रिय लगता है और इस विशेषता का लाभ
उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है, क्योंकि परिवार हो, समाज हो या संगठन हो, सभी के बीच वह व्यक्ति लोकप्रिय होता है और जहां कहीं भी जाता है, जहां कहीं भी उठता है, बैठता है, अपनी छाप छोड़ देता है। और जब हम ब्यूटी टिप्स जैसे प्रोग्रामों को व्यक्तित्व विकास में लेते हैं, तो वस्तुतः ये हमारे व्यक्तित्व को मुखरित करता है, हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हमारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे कार्यक्रम को हम इस समिति के माध्यम से लेते हैं और इसमें उसका समावेश करते हैं। और जहां तक बात आती है आर्ट क्लासेस या कुकिंग क्लासेस, या अभी आपने कुछ नशा उसका बोला, नशा टाइप का, तो ये सामाजिक समस्याओं का ये जो विषय आपने लिया, यह तो सामाजिक समस्याओं का निराकरण है, परंतु जो आपने ये कुकिंग क्लासेस या जो आर्ट क्लासेस ये जो बोला है, मैं समझती हूँ ये भी एक प्रतिभा है। और जैसे आकर्षक या हंसता हुआ चेहरा तो आपकी शान बढ़ाता है, पर यदि व्यक्तित्व आपका प्रतिभाशाली है तो ये आपकी पहचान बढ़ाता है। आप सभी जानते हैं हमारे समाज में कुकिंग क्लासेस के लिए लोकप्रिय हैं शोभा जी इंद्रानी। अक्सर उनकी क्लास का हमको इंतजार होता है, जब कभी भी समय समय पर हमारे समाज में भी कार्यक्रमों में उनको प्राथमिकता मिलती है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय लता दीदी जो आर्ट यानी ड्राइंग की मास्टर है, और जीजा जी मुरली जी लाहौटी, आपने सभी ने नाम सुना है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है। ये ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हमारे व्यक्तित्व को मुखरित करती हैं, हमें आत्मविश्वास जगाती हैं, सामाजिकता तथा बहिर्मुखता जैसी विशेषताएं विकसित होती हैं, जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है, और जब सकारात्मकता आती है तो ये बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाती है, मौलिकता, सृजनशीलता, समायोजित और सबसे ज्यादा बढ़कर आत्मविश्वास और आत्म कौशल बढ़ाती है। तो जब हम इस तरह के कार्यक्रमों को लेते हैं तो हमारे अंदर अपना आत्म विकास बढ़ता है, आत्म कौशल बढ़ता है, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। और मैं समझती हूँ निखरे हुए व्यक्तित्व से ज्यादा निखरा हुआ व्यक्तित्व है। बेशक मृत्यु के बाद व्यक्ति का अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का अस्तित्व कभी भी नहीं मिटता। और इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं ये हमारे अस्तित्व को बनाती हैं, हमारे को एक नई पहचान देती है। अतः इस तरह की क्लासेस का इस समिति में समावेश किया जाता है। शोभा जी। हाँ दीदी, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि संगठन में व्यक्तित्व विकास के संगठन से जुड़कर हमें व्यक्तित्व में किन किन गुणों का समावेश करना चाहिए, कृपया आप हमें इसकी जानकारी दें। धन्यवाद शोभा जी। पुनः संगठन से जुड़ने से पहले सबसे पहले तो जरूरी है जिन प्रमुख गुणों हम सोचते हैं उनमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने अहम को छोड़कर अपने आप को कार्यकर्ता समझे। तो संगठन से जुड़ते हैं तो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जब हम जुड़ेंगे तो निश्चय ही हम संगठन की प्रगति में हमेशा सहायक भी होंगे और एक अच्छे कार्यकर्ता भी कहलाएंगे। बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है, पर आपने जो प्रमुख गुण पूछे हैं मैं उनमें समझती हूँ कि इस तरह के गुण हैं जैसे सहनशीलता, शालीनता, सामंजस्य, सहकार्य, समयबद्धता, तत्परता, सकारात्मक सोच और सुमधुर भाषा। तोड़ मोल के बोल ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बोले हुए शब्द लोगों को तोड़ भी देते हैं और जोड़ भी देते हैं। और यदि बोल हमारे मीठे हो, तो किसी ने कहा ना बोल मीठे हो ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, और घर छोटा हो या बड़ा अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। तो हमें संगठन से जुड़ने के लिए, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने के लिए वाणी का मीठा होना बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और इसके साथ साथ एक कार्यकर्ता को कार्य करते समय अपने हित को ध्यान में न रखते हुए परहित अथवा संस्था के हित को हमें सर्वोपरि समझना चाहिए
मैं की जगह हम का प्रयोग करें, सब मिलकर कार्य करेंगे, तभी हमारी संगठन हमेशा तरक्की करेगा। व्यवहार स्नेहपूर्ण रहे, सबका सहयोग लेकर कार्य करने से कार्य सरल भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी कार्य में असफल होने पर निराश ना हो, बल्कि प्रयत्नशील रहें। जैसे कि अभी हमारा जो ये वर्ष द्वादश सत्र जो शुभारंभ हुआ और जो समस्याएं आई, आप भी जानते हैं किस तरह से हम लोगों को कोरोना संक्रमण की वजह से हम लाइव मीटिंग्स नहीं कर सके। और वही बात कि प्रयत्नशील रहे, स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये वर्चुअल प्रोग्राम बराबर ले रहे हैं। और निरंतर अभी जैसे संदीप भाई ने भी कहा कि वास्तव में महिला संगठन ने जिस तरह टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और सीखा है, अपने आप में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। तो जब हमें इस तरह की भावना होगी तभी हम काम कर पाएंगे। साथ ही साथ अपनी प्रगति रेखा बड़ी करें और दूसरों की रेखा मिटाने का प्रयास कभी भी न करें। कार्यकर्ता का पहनावा भी शालीन होना चाहिए, बातचीत का ढंग भी श्रेष्ठ होना चाहिए और व्यक्तित्व भी प्रभावी होना चाहिए। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम सदैव तन मन धन से तत्पर रहें, तभी हम संगठन के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। और जब ये बातें होती हैं तभी हम श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में एक संगठन से जुड़कर, जैसे कि आज अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन सब कोई कह रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बहनों, अभी मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो 3 जनवरी को अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो जो प्रशंसा हमारे संगठन को मिली, ये सामूहिक प्रयास का ही प्रतिफल है। और आज इन्हीं प्रयासों की बदौलत हम अपने संगठन को एक नई दिशा दे पाए हैं। यदि संक्षेप में कहूं तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम सदैव दूसरों की अच्छाई देखें, व्यक्तिनिष्ठ नहीं संतुष्ट बने, लक्ष्य को लेकर कार्य करें, समयबद्धता का अवश्य ध्यान रखें, सदैव शालीन विनम्रता पूर्वक बोलें, सद्व्यवहारी बने, आत्मविश्वासी बने, समदृष्टि बने, तभी हम एक अच्छे कार्यकर्ता कहला पाएंगे। और संगठन से जब हम जुड़ते हैं तो यह गुण होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अपनी उत्तर को केवल 4 लाइनों के माध्यम से मैं विराम देना चाहती हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मेरी बहनों, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मंजू दीदी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सब बहनें जो इस विषय से अनभिज्ञ थी, उनका समाधान हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योति जी राठी, आपसे रूबरू होंगी पूर्वांचल सह प्रभारी वर्षा जी डागा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा शोभा जी। जूम प्रांगण में उपस्थित सभी स्नेही समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम। मेरे सवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय ज्योति दीदी से हैं। दीदी आपको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। दीदी, पहला सवाल ये है कि क्या हर संगठन का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, और यदि नहीं है तो कैश किसके पास रहना चाहिए, अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष? बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत सही सवाल किया है आपने। जय महेश। जूम सभागार में उपस्थित मेरे सभी समाज सुरभि के शिल्पकारों को बहुत बहुत नमन। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी, आपका जो सवाल है बहुत सही है, तो मैं इसका यही जवाब देना चाहूंगी कि हर संगठन का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। किंतु हम अभी देख रहे हैं कि कई संगठनों का अकाउंट नहीं था। मैंने एक बताया भी था कि किस तरीके से अकाउंट खुलता है, किंतु शायद कई जगह प्रॉब्लम आई है, नहीं खुल पाया है। किंतु अगर बैंक में अकाउंट होता है, उनका अपना विधान नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, नहीं तो अभी हमारा प्रादेशिक विधान हमारी अध्यक्षा महोदय बना रही है, तो शायद हमारी कई जगह की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है।
और सेकेंडरी कि अगर बैंक में अकाउंट है तो आय व्यय की पूरी जानकारी हमें रहती है। जैसा कि आप जानती है कि अभी हमारी बैंक कोटा में है और हमारे इतने सारे हेड्स चल रहे, फिर भी मुझे सब आय की जानकारी है, व्यय की जानकारी। क्यों? क्योंकि बैंक में अकाउंट है और बैंक से सारी डिटेल मुझे बराबर मिलती आती है। यदि किसी कारणवश, अब मुख्य विषय है, यदि किसी कारणवश बैंक में अकाउंट नहीं है तो वह कैश कोषाध्यक्ष के पास होना चाहिए। जो भी लेन देन का कार्य होता है वह अध्यक्ष की जानकारी में ही होता है, किंतु कोष अध्यक्ष स्वयं ना रखे। अगर अध्यक्ष कोष रखता है तो आप ही बताइए कोषाध्यक्ष के पोस्ट की क्या वैल्यू हो सकती है। और एक बात आज मैं बहनों आप सबसे विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी जल्दी से, कि मैंने 2 सत्र से देख रही हूँ कि जहां पे बैंक अकाउंट नहीं है, हम बहनों की एक मानसिकता है कि हमें ब्याज मिलेगा तो हम इस रुपए को कहीं लगा दे करके। पहली बात तो नहीं दे, किंतु अगर देते हैं तो उसके लिए 3 बातों का ध्यान रखें, क्योंकि यह बातें मुख्य रूप से सामने आई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इस रकम को देता है, चाहे कोषाध्यक्ष दे, महामंत्री दे या अध्यक्ष दे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। यदि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी आती है कि वह रकम वापसी नहीं हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी उस देय की होगी, जिसने वह रकम दी है उसकी लौटाने की जिम्मेदारी होगी। अतः बहुत सोच समझ के कार्य करें। नंबर 2, क्लियर लिखित में रखें कि आप कितने % से वह रकम दे रहे हो, क्योंकि यदि नहीं लिखा है तो हमने देखा है कि सत्र के अंत में बस इतना ब्याज मिला यह बता दिया जाता है और कोई हिसाब पूरा नहीं रहता है। तो इसलिए कोशिश यह करें कि हर 6 माह में ब्याज का रुपया आपको कैश के रूप में मिले और आप वह रुपया संगठन में जमा कराते जाए। इन चीजों का बहुत ध्यान आपको रखना होगा और यही मेरे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि संगठन का अकाउंट हो, अगर नहीं है तो रुपया कोषाध्यक्ष के पास रहे। हाँ, 5-10 हजार अध्यक्ष अपने पास रखे, छोटे मोटे खर्चे के लिए कोई बात नहीं है, जरूरी भी है, क्योंकि हर हमारा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वह सब अध्यक्ष के निगरानी में ही होते हैं। अतः ऐसी कोई बात नहीं होती है कि अध्यक्ष को नहीं मालूम। ओके जी दीदी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और हम लोग का जो इस टेन्योर का एजेंडा भी है कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, तो बैंक में होने से ट्रांसपेरेंसी रहती है। दीदी, एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे समाज से कि फीस व डोनेशन के माध्यम से जो धनराशि इकट्ठी होती है, उस धनराशि का कैसे सही विनियोग हो, इसके बारे में इसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसको कैसे सही विनियोग करें? ओके, देखिए जो फीस से रुपया आता है वो हमारे संगठन का एक स्थायी कोष होता है, क्योंकि हर सदस्य का उसमें लेन दिया रहता है। संगठन के जो हमारे प्रत्येक कार्य होते हैं, चाहे प्रिंटिंग हो, स्टेशनरी हो, हमें सर्कुलर छपवाना है, बैनर बनाना है, पुरस्कार देना है, चाहे कितने भी काम हो, हम उस पैसे को, उस कोष को उसमें खर्चा कर सकते हैं। किंतु डोनेशन पहला तो ये होता है कि हम किसी कार्यक्रम के लिए लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं। तो आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए व्यक्तियों से, महानुभावों से डोनेशन लिया है तो उसका उपयोग उसी हेड में करें, वरना आपकी छवि धूमिल होगी कि आपने मांगा इसके लिए और आप उपयोग कहीं और कर रहे हैं। आपको जरूरत होती है 20,000 की, आप मांगते हो 40,000। देखो 2-5 हजार तो बचना है, वो बात नहीं, किंतु जरूरत से अधिक मांगोगे तो नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, डोनेशन का एक तरीका ये भी है दीदी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो हमने एक आपदा फंड चालू किया है, ये हमारा एक स्थायी डोनेशन का प्रकल्प है। इसमें हमें पूरे 3 साल ये प्रकल्प हम चला रहे हैं, किंतु इसमें जो भी रुपया आ रहा है हम इस पैसे को भी किसी अन्य कार्य में खर्चा नहीं करते। जिस हेड में ले रहे हैं उसी हेड के तहत हम उस सहयोग राशि को दे रहे हैं। अतः मैं सभी कोषाध्यक्ष, सभी अध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि कभी भी ऐसा काम न करे कि आपके ऊपर अविश्वास आए। आपका विश्वास सब पर बना रहे और आपका ये है कि यह जिम्मेदारी किसकी है, तो यह संपूर्ण जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है कि पूर्ण रूप से उसको सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, पूरे राइट्स उसके हैं, किंतु उस आय व्यय की सारी प्रतियां, जो भी आपका लेन देन हुआ है उसकी एक प्रति अध्यक्ष और एक महामंत्री को जरूर दे,
ताकि तीनों के बीच हिसाब रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो कभी कोई भूल भी नहीं सकता है। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही क्लियर शब्दों में और बहुत ही अच्छी जानकारी मतलब सांचलिक शब्दों में आपने जो दी, इसके लिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी सामाजिक बहनों को इसके बारे में जरूर लाभ मिलेगा इससे। और आगे के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय संगठन मंत्री शैलादी कलंत्री को, और उनसे जानकारी लेंगे हमारी पश्चिमांचल सह प्रभारी मनीषा जी मुंद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सभी मंचासीन तथा जूम सभागार में पधारी सभी बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सुदृढ़ संगठन के निर्माण हेतु हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती शैला जी कलंत्री आज हमें मार्गदर्शित करेंगी। शैला दीदी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। शैला दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, नया संगठन बनाने में किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? जय श्री कृष्णा। आदरणीय सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्ते। आज विवेकानंद की जयंती है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। और हमारा संगठन इसी राह पर चल रहा है। सबको जय श्री कृष्णा। अभी आपका सवाल, नया संगठन बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस गांव शहर में कम से कम 20 माहेश्वरी परिवार निवास करते हो, वह नया संगठन बना सकते हैं। राष्ट्रीय महिला संगठन के उद्देश्यों एवं नीति को ध्यान में रखकर संबंधित संगठन अपना शुल्क निर्धारण करें। जिस जिला के क्षेत्र में नया संगठन बन रहा है, उस जिला के अध्यक्ष, सचिव, संगठन मंत्री वहां जाके उन बहनों को अपने संगठन की जानकारी, नियम, कार्यप्रणाली समझाए। वहां की बहनों के साथ मीटिंग लेके सर्वसहमति से पदाधिकारियों का चयन हो रहा है ना, यह देखें। पदाधिकारियों के कर्तव्य की जानकारी उन्हें दे। कम से कम 4 पद, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री की नियुक्ति करें। सदस्यों के नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जोड़ें। जिला संगठन द्वारा जो बहनें अच्छे से कार्य कर रही है, उनको जिला संगठन के ग्रुप में जोड़िए सभी पदाधिकारियों को। राष्ट्रीय संगठन के मुख्य सिद्धांत उन्हें समझाइए। सहयोग, सेवा, संकल्प, संयम, समर्पण, सादगी, संस्कृति, अनुशासन व सुधार, इनकी विस्तृत जानकारी उनको दे और राष्ट्रीय दिशा निर्देश अनुसार कार्य हो रहा है ना, ये देखें। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो पर्सनल पर फोन कर सकते हो। शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। बहुत अच्छा दीदी। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कई जगहों पर परिवारों की संख्या कम है, वहां पर हम संगठन कैसे बनाएं और किस तरह से कार्य करें? जहां पर परिवारों की संख्या कम है, वहां आप राजस्थानी मंडल या संगठन बनाया जा सकता है, जिसमें मारवाड़ी परिवार आप ले सकते हो। लेकिन इसकी जानकारी राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन और जिला संगठन को दे। और जो मारवाड़ी सदस्य आप बना रहे हो, उनके नाम आप संगठन के किसी भी प्रतियोगिता में ऊपर जिला संगठन पर नहीं भेजोगे, और इसकी जानकारी उन सदस्य को आप पहले ही अवश्य दे। स्थानीय संगठन में कम से कम 11 सदस्य होना अनिवार्य है। जितने परिवार उतने सदस्य बनाना चाहिए, और भी आप ज्यादा सदस्य बना सकते हो। जिस महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह महिला मंडल संगठन की सदस्य बन सकती है। जिस गांव में
2-4 ही माहेश्वरी परिवार है। उनके नजदीक के दूसरे 2-3 गांव के परिवार मिलाकर आप एक संगठन या मंडल बना सकते हो, या फिर उनको डायरेक्ट तहसील से या जिले से जोड़ सकते हो। एक बार संगठन बन जाए तो राष्ट्रीय संगठन के दिशा निर्देश अनुसार काम करना है। आपको मेहनत ज्यादा लेनी पड़ेगी, उनको संगठन के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, कार्य योजना बताना, गांव की समस्या के हिसाब से कार्य कराना, उनके परिवार वालों के साथ मिलकर संगठन का कार्य, महत्व, ट्रस्टों की जानकारी परिवार वालों को भी देनी है, ताकि वो उस बहन को संगठन में जाने से रोके नहीं। उनमें से कोई प्रतिभावान बहन है तो तहसील में, जिला में उनको उनकी पहचान कराए। अगर कोई अच्छा गाता है, बोलता है, लिखता है तो मीटिंग में उनको अपने जब भी मीटिंग होगी उसमें चांस दे उनको। अगर आपको और कुछ अलग जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनल पर आप बता सकते हो। धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद शैला दीदी, आपने हमें इतने अच्छे ढंग से संगठन के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूँ सभी बहनों को अच्छे से नए संगठन को कैसे बनाया जाए इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं पुनः नम्रता जी बियानी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और आगे की कार्यवाही शुरू करें। धन्यवाद मनीषा जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आशा जी, मंजू जी, ज्योति जी एवं शैला जी को। निश्चित रूप से आपके उत्तरों ने हमारी बहनों की जिज्ञासाओं को शांत किया होगा। और मेरी सभी सहप्रभारियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने आपसे इतने अच्छे से वो प्रश्न पहुंचाए जो हमारे पास प्रदेशों से आए थे। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जवाहर जी बियानी का संक्षिप्त परिचय। आप इंदौर के ख्यात ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आपने मुंबई से लेकर नीदरलैंड एवं स्विट्जरलैंड से भी ट्रेनिंग प्राप्त की है। बहुत सी नामी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, जिसमें आपने 290 कैंप्स तथा 2520 ऑपरेशंस बिना किसी चार्ज के किए हैं। सन 1990 में आपने लायंस क्लब ऑफ इंदौर महानगर से अपना सफर प्रारंभ किया, जिसमें सभी पदों को पार करते हुए 95-96 में अध्यक्ष तथा फिर जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवं 2009-10 में आप डिस्ट्रिक्ट 323 के गवर्नर पद को प्राप्त किया। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि ये एकमात्र ऐसा सत्र था जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव नहीं हुए। आप एनोनिमस इस पद के लिए चुने गए, तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि आप जो भी लायंस से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि चुनाव किस तरह से होते हैं। बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट जोन चेयरपर्सन, बेस्ट रीजन चेयरपर्सन, लायन ऑफ द ईयर, लायन ऑफ द रीजन आदि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स के साथ ही इंटरनेशनल के भी आपने ढेरों अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। 100% अटेंडेंस अवार्ड सिंस 1993, इंटरनेशनल लीडरशिप मेडल 2006-7, गाइडिंग लायन, स्पेशल प्रेसिडेंट्स जिनको अवार्ड बाय लायन एबिशर्ट वर्फ्स एट सिडनी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2010। पूरे विश्व में यह अवार्ड केवल 3 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को प्राप्त हुआ था, जिसमें से आप एक हैं। साथ ही क्विक स्टार्ट जिनको, न्यू ईयर जिनको, लीडरशिप जिनको आदि अवार्ड्स भी आपने उस सत्र में प्राप्त किए। प्रसिद्ध डॉक्टर एस.के. मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ईएनटी भी आपने प्राप्त किया है। वर्तमान में विकलांग कल्याण संघ इंदौर के अध्यक्ष हैं आप, और 150 से अधिक ट्रेनिंग सेशंस आपने कंडक्ट किए हुए हैं लैनिज्म में। तो अब मैं कुछ भी समय न गंवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जवाहर जी बियानी को। पर उसके पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग अब चैट बॉक्स में जय श्री कृष्णा वाले मैसेज ना डालें। चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा है ताकि आपके किसी के कुछ भी यदि क्वेश्चंस हैं इस वर्कशॉप से रिलेटेड तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, और उनको इसके बाद हमारे डॉक्टर उर्वशी जी साबू जो कि हमारी सहप्रभारी हैं वो मुखातिब होंगी डॉक्टर जवाहर बियानी से इन प्रश्नों के साथ। तो आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर जवाहर जी बियानी को हमारी आज की वर्कशॉप छू लो आसमां के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता, मुझे आज आमंत्रित करने के लिए और किसी विषय पर आपके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए भी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ नम्रता आपको कि आपने आज मुझको मुझसे परिचित करवाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और बहुत अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज अभी इस सेशन को चालू होने के पहले जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन देख रहा था तब मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि कितने हाई लेवल का आप लोगों के क्वेश्चंस हैं और वो उतने ही अच्छे जवाब जो है जवाब देने वालों ने दिए हैं, तो जिससे यह मालूम पड़ता है कि आपने जो ये व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला को प्रारंभ किया हुआ है और अनवरत चल रही है, ये आपने किस स्तर तक लेके गए, कहाँ से कहाँ तक लेके गए हुए हैं। तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ इन अच्छे कार्यों के लिए और बधाई इसलिए भी दूंगा कि आपने इस दौरान 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का नाम और सर गर्व से ऊंचा हुआ है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी, मुख्य अतिथि श्री संदीप जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रधान और प्रमुख अतिथिगण और सभागृह में उपस्थित सभी माहेश्वरी बहनें, पुनः धन्यवाद के साथ प्रारंभ करता हूँ। आज विषय आपका छू लो आसमां है, यानी जो यह बताता है कि हमें किस प्रकार से अपने आसमान को छूना है, यानी जिस भी जगह पर हम हैं उस जगह पर या जिस विधा में हम हैं वहां पर हम सर्वोच्च शिखर पर किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो एक अच्छे विषय के साथ मैं आपके साथ में प्रस्तुत हो रहा हूँ। नम्रता जी मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे सकते हैं? हाँ, दे दिया अंकल, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्काई इज द लिमिट। हम अक्सर कहते हैं कि आसमान जो है वह वहां तक हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन आसमान की कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। हर एक का आसमान अलग अलग हो सकता है और आज छू लो आसमान का मतलब यह है कि हम सफलता के शिखर तक पहुंचे। जिस भी स्थिति में हम हो, जो भी कार्य हम कर रहे हो, वहां पर हम अपने सफलता की ओर पहुंचे। आज इस सभागृह में उपस्थित कई बहनें उद्यमी हो सकती हैं, किसी कंपनी में कार्यरत हो सकती हैं या गृहिणी भी हो सकती हैं। तो इन सभी के अपने अपने एक अलग आसमान हो सकते हैं और यह आसमान को हमने बनाना है और इस आसमान तक हमें पहुंचना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सफलता प्राप्त करनी है। जिस भी श्रेणी में हम आते हैं उस श्रेणी में जाकर हम सफलता को प्राप्त करें। तो सवाल यह है कि हम सफलता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा हर व्यक्ति यह कोशिश करता